गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। ठीक है, आज अपना क्या है, बीए पार्ट थर्ड ईयर का सेकंड बुक है भारत का भूगोल, जिसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अपने भारत के भूगोल में क्या है, भौतिक विभाग है वो चल रहे थे। भौतिक विभागों के अंदर क्या है, अलग अलग पार्ट्स हैं भारत के, जिसको अपन पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, ये पहला विभाग अपन ने पढ़ लिया था। और आज अपना, ये तो कल अपन ने पूरा पढ़ लिया था, आज अपना टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, ये आज अपना टॉपिक है। अगर अपन दूसरे भौतिक विभाग की बात करते हैं तो अपना प्रायद्वीपीय पठार, या इसे कहते हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इसको क्या है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं और इसको दक्षिणी या प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। अगर इसकी शुरुआत अगर अपन करते हैं तो इसकी शुरुआत के रूप में कहा जाता है कि ये कौन से, यानी कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तब पृथ्वी का क्या है, संपूर्ण पृथ्वी है वो एक क्या थी, पेंजिया के रूप में थी, एक मतलब पिंड के रूप में थी, और उसके चारों तरफ क्या था, महासागर था। तो इस तरीके से क्या है, पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो ये जो प्रायद्वीपीय भाग है वो कौन से कौन से खंड का पार्ट है, तो कहा जाता है कि प्रायद्वीपीय भाग है प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, तुम्हारे न्यू टाइप में भी पूछा जा सकता है कि आपका प्रायद्वीपीय भाग है वो कौन से भाग का हिस्सा है, तो आपका कौन सा आएगा, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है वो माना जाता है। फिर अगर इसके विस्तार की बात, युग की बात की जाए तो युग के अंदर है, कौन से युग के अंदर, कौन से महाकल्प युग, महाकल्प के अंदर इसका विकास हुआ था, तो एजोइक या आर्कियन कल्प में महाकल्प में, और कल्प आपका था प्री कैम्ब्रियन युग। ठीक है, अगर महाकल्प की बात की जाए तो एजियक या आर्कियन महाकल्प के अंदर इसका क्या हुआ था, विकास हुआ था। अगर युग की बात की जाए तो युग कौन सा था इसके अंदर, प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर इसका विकास है वो माना जाता है कि कौन से युग के अंदर है इसका शुरुआत हुई थी। तो प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर इसकी उत्पत्ति है वो मानी जाती है। उसके बाद अगर इसकी बात की जाए दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की, तो ये आकार में, यानी कि इसकी आकृति है वो देखने में कैसी है, तो अभी जब मैपिंग बताऊंगी ना तब समझ में आ जाएगा कि ये इसकी आकृति इस तरीके से क्यों है। तो इसकी आकृति है वो त्रिभुजाकार है,
त्रिभुजाकार मानी है। ठीक है, अगर इसके क्या है क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल क्या है इसका, क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो संपूर्ण भारत के क्या है 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, अगर जैसे मान लो ऐसे तो कहा जाता है कि भारत के जो भौतिक विभाग हैं वो आपके किसी बुक में 4 माने जाते हैं और किसी में क्या है 5 माने जाते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो पूरे भारत के अंदर क्या है सबसे ज्यादा फैला हुआ क्षेत्र कौन सा है आपका, प्रायद्वीपीय पठार। लेकिन क्या है कभी कभी आपके जो न्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है, प्रश्न अगर पूछ लिया जाता है तो क्या क्वेश्चन आता है कि भारत के भौतिक विभाग में से सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा भाग है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखने वाला कौन सा भाग है। तो उत्तर का विशाल मैदान आता है, प्रायद्वीपीय आता है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश आता है, द्वीप समूह आता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं उत्तर का विशाल मैदान यानी कि उसके आगे उत्तर के आगे क्या लगा हुआ है, विशाल लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे मान लो इसके अंदर विशाल का नाम आ गया ना तो कि सोचते हैं कि उत्तर का विशाल मैदान है वो काफी बड़ा है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से या वैसे अगर देखा जाए तो क्या है कि भारत का क्या है 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तो सिर्फ किसका है, प्रायद्वीपीय पठार का है। इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल है प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ज्यादा माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपका प्रायद्वीपीय पठार है वो क्या है सबसे अधिक क्षेत्रफल रखने वाला क्षेत्र है वो माना जाता है। और अगर दूसरी अगर बात की जाए प्राचीनतम की तो क्या सबसे पुराना आपका भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है, सबसे प्राचीनतम प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार है। सबसे प्राचीनतम प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार है किसमें, क्योंकि भारत को कितने हिस्सों में बांटा गया है, 5 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से आपका क्या है भारत के अंदर सबसे पुराना अगर भौतिक विभाग की अगर बात की जाए तो सबसे पुराना क्या है आपका प्रायद्वीपीय पठार है। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है 600 से 900 किलोमीटर है। और इसके अंदर आपकी क्या है कौन कौन सी पहाड़ी आती हैं, अरावली की पहाड़ियां और ये आपकी कौन कौन सी राजमहल पहाड़ियां, शिलोंग की पहाड़ियां, ये इसके अंदर देखने को मिलती हैं। इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 600 से 900 मीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है, ऊंचाई पाई जाती है। और अगर साथ इसकी बात की जाए तो इसके अंदर कौन कौन सी पहाड़ी क्षेत्र माने जाते हैं, अरावली, राजमहल व शिलोंग की पहाड़ियां शामिल की जाती हैं। नॉर्मल सी ये बातें समझ में आ गई। सबसे पहले क्या है ये किसका हिस्सा माना गया है, देखो पृथ्वी के ऊपर जब आपका थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मान लो पहले क्या है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपों का जब विस्थापन सिद्धांत अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर क्या होता है एक पेंजिया नाम का स्थल खंड होता है, पेंजिया नाम का, और उसके चारों तरफ क्या होता है पैंथालासा नाम का महासागर होता है।
ठीक है। जब इस पृथ्वी के अंदर या कोई भी ऐसी हलचल हुई जिसके कारण क्या हुआ, ये जो पेंजिया है बीच में टूट गया, ठीक है, टूट गया, जिसके कारण दो हिस्से बन गए, एक आपका उत्तरी हिस्सा और दूसरा दक्षिणी हिस्सा, ठीक है। पहला उत्तरी पार्ट और दूसरा दक्षिणी पार्ट। उत्तरी भाग को क्या कहा गया, अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड, ठीक है। जो पानी था वो चारों तरफ फैल गया, ठीक है। अगर ये टूटी तो पूरा पानी क्या हो गया, बीच में आ गया, दो हिस्सों में टूट गया और बीच में पानी आ गया, तो बीच के भाग को क्या कहा गया, टेथिस सागर, ठीक है, टेथिस सागर कहा गया। टेथिस सागर का मरुस्थलीय क्षेत्र है, वो भी टेथिस सागर का हिस्सा माना जाता है। तो इस तरीके से क्या है, सबसे पहले क्या हो गया, ये गोंडवाना का भाग हो गया, क्योंकि भारत क्या है आपका, ये जो एशिया वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर आता है। तो इस तरीके से गोंडवाना लैंड है वो आपका क्या हो गया, गोंडवाना लैंड के अंदर आपका प्रायद्वीपीय पठार है वो आता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, आपका कौन सा, जैसे न्यू टाइप के क्वेश्चन भी है और ये आपकी थ्योरी भी है, इसमें आपका पूछ लिया कि प्रायद्वीपीय पठार की आकृति है वो कैसी है, तो कौन सी हो जाएगी, त्रिभुजाकार। प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना है, 16 लाख। सबसे प्राचीनतम पठार है वो कौन सा है आपका, प्रायद्वीपीय पठार। इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, 600 से 900 किलोमीटर है, मीटर है वो पाई जाती है। इसके अंदर आपकी अरावली की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां और शिलोंग की पहाड़ियां हैं वो शामिल की जाती हैं। इसके अंदर अगर नदियों की बात की जाए तो इसका प्रायद्वीपीय पठार के अंदर क्या है आपकी, सोन, चंबल, दामोदर नदियां हैं वो मिलती हैं। ये अगर लिखना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इसमें नदियों का जो विकास है, नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे इसके दक्षिणी भाग के अंदर आपका नर्मदा, सोन, ये दोनों नदियां कहां से निकलती हैं, अमरकंटक से। सोन, नर्मदा, सोन, चंबल आदि नदियां हैं वो इस भाग से, उत्तरी भाग से निकलती हैं। और दक्षिणी के अंदर आपकी लगभग कौन सी आ जाती हैं, गोदावरी है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, पेन्नार आदि नदियां हैं वो इस क्षेत्र के अंदर में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। जो नर्मदा नदी है वो क्या होती है आपकी, अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है और क्या बनाती है, एस्चुरी, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी का मतलब होता है समुद्र में क्या है, जितना भी जो अवसाद होता है उसको साथ में लेकर गिर जाते हैं, उसे कहा जाता है एस्चुरी। और उसके बाद में क्या है, अगर अपन प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार के अंदर क्या होती है आपकी, चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं, जैसे दक्कन ट्रैप,
धारवाड़, चट्टान, कुड़प्पा चट्टान आदि चट्टानें इसी क्षेत्र के अंदर आदि चट्टान पाई जाती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर क्या है, ये इसकी क्या है, विशेषताएं पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र के अंदर क्या है, और बहुत सारे ऐसे क्या है, पर्वत और पठार हैं, वो मिल जाते हैं। अगर ये लिख लिया हो तो मिटा देती हूँ, आगे पर्वतों का है, पठारों का वर्गीकरण है वो पढ़ाऊंगी। देखो, जैसे मान लो आपका क्या है, पर्वत और पठार यानी प्रायद्वीपीय पठार को दो हिस्सों में रखा जाता है। पहला है जैसे आपका पर्वत और दूसरा आपका आता है पठार। ठीक है, पर्वतों के अंदर जैसे मान लो आपका पहला, सबसे पहला पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और आपका जैसे नीलगिरी, अन्नामलाई, नीलगिरी, अन्नामलाई, ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र इनको माना जाता है। उसके बाद में है मालवा का पठार, दक्कन का पठार, मसूर का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, मसूर का पठार, कर्नाटक का पठार, महाराष्ट्र का पठार। ठीक है, उसके बाद में आपकी और भी क्या है, श्रेणियां आती हैं, जैसे आपकी अरावली पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल पहाड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, प्रायद्वीपीय पठार को अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है कि इस क्षेत्र के अंदर क्या है, बहुत सारे पर्वत और पठार हैं वो पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या है, अनेक प्रकार के जो तुम्हारे पठार और पहाड़ी क्षेत्र है वो देखने को मिलते हैं। इसी के अंदर क्या है, आपका एक हो रहा है कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। तो इस तरीके से क्या है, पर्वतीय और पठारी क्षेत्र आते हैं। तो सबसे पहले ये फ्लोचार्ट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको मैपिंग में समझा के फिर पढ़ाऊंगी। ठीक है, देखो, जैसे इंडिया का मैप अगर अपन बनाते हैं और उसके अंदर क्या देखते हैं,
देखो अब जैसे आपके ठीक है, ये आपका क्या है, दक्षिणी प्राय द्वीपीय पठार। ठीक है, अगर इसकी आकृति की अगर बात करते हैं तो इसकी आकृति कैसी है आपकी, त्रिभुजाकार। जैसे मैंने आकृति में लिखाया है तुम्हें कि इसकी आकृति है वो कैसी पाई जाती है, त्रिभुज के समान। देखने में ऐसे लगता है जैसे त्रिभुज की आकृति है वो बनी हुई है। तो अगर अपन इसके विस्तार के बारे में अगर देखते हैं तो इसके विस्तार के बारे में अपना जो है सबसे पहले अपन देखेंगे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट देखो, पश्चिमी घाट है वो कहां से स्टार्ट होता है आपका, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी से लेकर केरल का जो तट है वहां तक आपका क्या है, पश्चिमी घाट है, उसका विस्तार है वो पाया जाता है। कि इसकी अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या है, ताप्ती नदी से शुरू होकर और कौन से, केरल तट तक इसका विस्तार है वो पाया जाता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है आपकी कितनी है, 1200 मीटर और लंबाई है इसकी 1600 मीटर। इसी क्षेत्र के अंदर क्या है आपकी, जैसे ये थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले, पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट। अगर इसकी शुरुआत पश्चिमी घाट की देखते हैं तो पश्चिमी घाट है वो ताप्ती नदी से शुरू होकर कहां तक जाता है, केरल के तट, केरल के तट तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी क्या है ऊंचाई की और क्या है इसकी लंबाई की बात करते हैं तो ऊंचाई आपकी कितनी है, 1200 मीटर। 1200 मीटर और जो लंबाई है वो कितनी है आपकी, 1600 मीटर। यानी कि अगर लंबाई की बात करते हैं यहां से यहां तक तो इसकी कितनी है, 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है वो पाई जाती है। तो पश्चिमी घाट के बारे में इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में क्या है, ये जो लंबाई है इस लंबाई को क्या है, 16 डिग्री चैनल, जैसे ये आपकी 16 डिग्री चैनल है, 16 डिग्री चैनल जो आपके गोवा से गुजरता है। ये आपका क्या है, गोवा से गुजरता है। यानी कि ऊपर वाले पार्ट को आपको, इस वाले पार्ट को तो क्या कहा जाता है, उत्तरी सह्याद्री, और नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है दक्षिणी सह्याद्री। यानी कि 16 डिग्री चैनल है वो पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटता है। दो भाग कौन से हो गए, ये ऊपर वाला तो उत्तरी भाग और नीचे वाला कौन सा हो गया, दक्षिणी भाग। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं कि 16 डिग्री चैनल, 16 डिग्री चैनल पश्चिमी घाट
को दो हिस्सों में बांटता है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, दो हिस्से हो गए। कौन सा चैनल काट रहा है? 16 डिग्री चैनल, और ये क्या है? गोवा के बीच से गुजरता है। 16 डिग्री चैनल गोवा के बीचों बीच निकलता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। 16 डिग्री चैनल है, वो गोवा को क्या है? पश्चिमी भाग को पश्चिमी घाट को दो हिस्सों में बांटता है। और क्या है? उत्तरी भाग, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। अब क्या है? इसी भाग के अंदर क्या है? उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। पश्चिमी घाट की क्या है? सबसे ऊंची चोटी, ये आपकी क्या है? उत्तरी सह्याद्री, और ये है दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, वो आपकी मानी गई है काल सुबोई। यहां पे एक चोटी है, इसको कहा जाता है काल सुबोई। ठीक है, काल सुबोई। अब लिख लेते हैं कि उत्तरी सह्याद्री या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काल सुबोई। काल सुबोई। ठीक है, सुबोई है। यानी कि तुम्हारे न्यू टाइप में पूछ सकते हैं कि जो आपका पश्चिमी घाट है उसके अंदर उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो इसकी ऊंचाई तो कितनी हो जाएगी? 1646 मीटर। ऊंचाई पाई जाती है। उसके बाद में आपका आता है दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री की आपकी जो ऊंची चोटी है वो क्या है? केद्री मुख 1892। इसकी ऊंचाई कितनी है? यानी कि ये अगर उतार लिया तो मिटा दूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, ये इसकी क्या है? सबसे ऊंची चोटी मानी गई है। उसके बाद में आता है आपका थाल घाट। थाल घाट यानी कि घाट को क्या कहा जाता है? दर्रा। दर्रे क्या होते हैं? पर्वतीय क्षेत्र के अंदर संकीर्ण भाग को पर्वतीय क्षेत्र से संकीर्ण या सक्रिय भाग को दर्रा कहा जाता है। ठीक है,
अब क्या है, सबसे पहले आपका कौन सा आता है, थाल घाट, जो क्या है मुंबई से नासिक और नासिक से कोलकाता तक जाता है। थाल घाट आपका यहाँ पे आपका है थाल घाट, ये जो मुंबई वाला क्षेत्र है यहाँ पे आपका थाल घाट, जो मुंबई से नासिक, मुंबई से नासिक तक जाता है। इधर की साइड वाला ये यहाँ पे आपका थाल घाट पड़ता है। थाल घाट के बाद में आपका आता है आपका नासिक, नासिक से क्या है कोलकाता तक ये जाता है, वह कोलकाता तक, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है कौन सा, थाल घाट के बाद में आपका आता है भोर घाट। भोर घाट आपका मुंबई से पुणे और चेन्नई, ठीक है। भोर घाट आपका आता है, भोर घाट मुंबई से पुणे, ठीक है। मुंबई से पुणे आपका ये वाला क्षेत्र आ जाता है, यहाँ पे भोर घाट, यहाँ से भोर घाट है वो यहाँ से मुंबई से पुणे, यानी कि ये जो क्षेत्र है आपका ये क्या है, भोर घाट के अंदर जो ये दर्रा है या घाट है ये बना हुआ है, जो क्या है मुंबई से पुणे, पुणे तक जाता है। उसके बाद में आपका आता है पाल घाट, जो आपको कोची और चेन्नई दोनों की आपका पाल घाट, जो मुंबई, सॉरी कोची से मुंबई, कोची से चेन्नई, कोची से कोची से चेन्नई तक जाता है, ये वाला पार्ट यहां तक, ठीक है। उसके बाद आपका आता है या पहाड़ी आपका जो क्षेत्र है उसके लिए क्या है आपका ये तो क्या हो गया पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट के अंदर क्या है दो चोटियां हैं जो आपकी क्या है काल सुबई, तो कौन सी है आपकी उत्तरी सॉरी आपका 16 डिग्री जो चैनल है वो किनको दो भागों में बांट रहा है, पश्चिमी पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट को, ठीक है। ये मैंने दर्शाने के लिए बताया, सबको नहीं काट रहा है, ठीक है। दो जो आपका पूर्वी पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को 16 डिग्री चैनल है, दो हिस्सों में बांटता है, उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री, और सह्याद्री के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में आता है आपका पूर्वी घाट। पूर्वी घाट क्या है आपका इस तरीके से ऐसे फैला हुआ है, क्यों फैला हुआ है, ये जो आपका पूर्वी घाट है वो इस तरीके से फैला हुआ है, पूर्वी घाट, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर क्या होती है नदियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो क्या है नदियां आपकी बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं, जिसके कारण इस वाले घाट को क्या है कटा फटा बना देती हैं। तो ये जो आपका है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट के अंदर जो ये इस भाग के लिए कहा जाता है कि ये आपका क्या है कटा फटा हिस्सा है, इसलिए इस क्षेत्र के अंदर क्या है आपकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी कौन सी है, महेंद्रगिरी है, वो इस क्षेत्र के अंदर आपकी सबसे ऊंची चोटी है वो मानी जाती है। इसकी जो पूर्वी घाट की जो शुरुआत है वो आपकी महानदी से शुरू होकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। अगर पूर्वी जिस तरीके से आपका पश्चिमी घाट है आपका ताप्ती नदी से शुरू होकर केरल तक है, ऐसे ही क्या है ये आपका कौन सा इधर के साइड में पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की अगर बात करते हैं तो पूर्वी घाट में आपकी महानदी से शुरू होती है इस क्षेत्र के अंदर, जैसे यहाँ पे आपकी महानदी है, महानदी, ठीक है, महानदी से शुरू होकर ये इधर की साइड में आपका क्या पड़ता है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु
तट तक इसका विस्तार पाया जाता है। लेकिन कैसा पाया जाता है? कटा फटा। तो थोड़ा लिख लेते हैं। पूर्वी घाट विस्तार अगर देखते हैं तो महानदी से शुरू होकर तमिलनाडु तट तक पूर्वी घाट फैला हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है आपकी जो इसका पुराना नाम है पूर्वी घाट का, पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी घाट का प्राचीन नाम महेंद्रगिरी नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम क्या रख दिया? पूर्वी घाट। अगर इसकी क्या है, इस क्षेत्र के अंदर सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाती है तो इसके अंदर आपकी जो चोटी है वो महेंद्रगिरी आती है। और इसके अंदर क्या है, जो महेंद्रगिरी है इसी के साथ साथ ये जो फैली हुई है वो कहां से कहां तक है? उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश क्षेत्र तक इसकी चोटियां हैं वो पाई जाती हैं। जैसे आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इस वाले क्षेत्र के अंदर आंध्र प्रदेश में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश यहाँ पे महेंद्रगिरी चोटी, और यहाँ पे आपका विशाखापट्टनम चोटी मिलती है। ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर अपन क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की अगर अपन बात करते हैं तो आपका पूर्वी घाट है वो कटा फटा है। इसके अंदर अगर अपनी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, 1680 मीटर इसकी जो ऊंचाई है वो पाई जाती है महेंद्रगिरी पर्वत की। ठीक है, इसी के अंदर क्या है आपकी नीचे वाला क्षेत्र है, जैसे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट होने के बाद में यहाँ पे ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आपकी कौन सी है, नीलगिरी की पहाड़ियां मिलती हैं। इसको नीलगिरी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे पहले क्या है, नील की खेती की जाती थी। ठीक है, ये जो आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है इन दोनों के बीच में आपका ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आपकी क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो मिलती हैं। तो थोड़ा सा अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि नीलगिरी की पहाड़ी है वो क्या है आपके, इधर तो क्या आ जाएगा केरल, और इधर के साइड में क्या आ जाएगा, तमिलनाडु। तो इसका जो विकास है वो तमिलनाडु और केरल, देखो आगे आपका हेडिंग डालो नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां, इनका अगर विस्तार देखा जाए तो कहां से कहां तक है, इधर तो केरल हो गया, केरल से तमिलनाडु और कुछ भाग आपका है ये कर्नाटक में भी है, वह कर्नाटक में
मिलता है। ठीक है, कर्नाटक में भी इसका विस्तार है वो मिलता है। आगे अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? डोडा बेटा, जो क्या है 2637। इसकी सबसे ऊंची चोटी किसकी? नीलगिरी की। डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है किसकी? नीलगिरी की। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा के नाम से जानी जाती है और 2637 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है वो मिलती है। ठीक है, अगर देखो न्यूटाइप में अगर तुम्हें पूछ सकते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ी है या दक्षिणी क्षेत्र के अंदर नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उनका विस्तार है वो कहां से कहां तक है, तो नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार है वो केरल, तमिलनाडु और इधर की साइड में आपका कर्नाटक का कुछ भाग आता है। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी न्यूटाइप के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है तो कौन सी आएगी? सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है और उसकी ऊंचाई है 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। आज के लिए बस इतना ही, कल आगे से इसकी शुरुआत करेंगे। थैंक यू।